तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर 10 के दब में एक और वीडियो आपके सामने है। शाम को 7 बजे प्रतिदिन आपकी एक क्लास होती है। आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे विज्ञान शिक्षण करके आपके स्क्रीन पर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आज के सवालों की संख्या, तो 10 क्वेश्चन है जिनको लेकर के हमें बात करनी है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 8081743734 यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत वेलकम है, गुड इवनिंग आप सभी को। चलते हैं क्वेश्चंस पर। आपसे जो पहला सवाल पूछा है, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये आपसे कह रहे हैं कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यूथेनिक्स करके लिखा है पहले ऑप्शन में, दूसरे में कहते हैं सेरिकल्चर, तीसरे में यहाँ पर ऑन्टोलॉजी करके लिखा हुआ है, और जो चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने वो है एंथोलॉजी। आपको पुष्प का एक बढ़िया सा चित्र भी आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के, तो फूलों का जो अध्ययन होता है, बहुत अच्छे से ध्यान दें, वो एंथोलॉजी कहलाता है। आप में से कई बच्चों ने आंसर सही भी किया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंथोलॉजी को लेकर के, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से डी एंथोलॉजी आएगा। यूथेनिक्स की हम जब जब बात करते हैं कि आखिर यूथेनिक्स क्या होता है, तो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन, पालन पोषण के द्वारा जो मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करते हैं उससे हम यूथेनिक्स कह देते हैं। वही जब हम रेशम कीट पालन को लेकर के बात करते हैं तो वो आपका सेरिकल्चर कहलाता है यहाँ से। और एक ऑन्टोलॉजी करके लिखा हुआ है। तो मैं बात बता दूं आपको, ये ऑन्टोलॉजी नहीं है, ये ऑन्टोजेनी करके होता है। जो एक लाइफ साइकिल होता है ना, जीवन वृत्त, उसके अध्ययन को ऑन्टोजेनी करके बोलते हैं। बाकी फूलों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, आपका एंथोलॉजी कहलाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं ये आपसे, जी हाँ, सबसे बड़ा स्तनपाई या मैमल है। पन्ने को मोड़ करके हमने फेंक दिया था, लेकिन फिर से लाना पड़ा। तो मैंने कहा सबसे बड़ा जो स्तनपाई या मैमल है, इनमें से आपसे पूछा है कि वो क्या होगा। ये कहते हैं मछली है आपका, हाथी है, बाघ है, या फिर वैल मछली आपको देखने को मिलेगी। आपको मैं बता दूं, आपके स्क्रीन पर आप बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे एक वैल मछली। और सबसे बड़े स्तनपाई की हम जब जब बात करते हैं, सबसे बड़े मैमल स्तनपाई की, तो वैल मछली ही जो है वो देखने को मिलती है। अच्छा, स्तनपाई क्या है, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे स्तनपाई, स्तन जिनके शरीर पर पाया जाता है वो स्तनपाई कहलाते हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो ऐसे में। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलती है कि अक्सर इनके शरीर पर जो है वो बाल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, इनके शरीर पर बाल देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो कि मैमल स्तनपाई के विशेषताओं या फिर गुणों के बारे में बताते हैं। एक थर्ड क्वेश्चन क्या है, तीसरे सवाल में ये कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। अगर हम एक वृक्ष की आयु को लेकर के बात करें तो उसका पता हम किसके द्वारा लगाएंगे। चित्र दिया हुआ है, चित्र को भी आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से देख पा रहे होंगे। ये कहते हैं कि वार्षिक वलय जो होते हैं उनकी संख्या को काउंट करके, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं यार, हाँ, जो वार्षिक वलय हैं उनकी संख्या में गिनती करके, जो रिंग्स होते हैं, वार्षिक वलयों को हटा करके, पेड़ों का अंश लेकर परीक्षण करके, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये चित्र बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा होगा, एक रिंग करके बना हुआ है, और इनमें जो रिंग है वो भी आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल रही होगी। ऐसे में 1 2 3 4 कितने आपके रिंग या वलय हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिंग्स, जो ये वलय हैं, इन्हीं की गिनती करके हम किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगाते हैं। तो यहाँ से काफ़ी सारे बच्चों ने ए आंसर किया है। जिन्होंने ए आंसर किया है उनका एकदम से सही है। जो क्लास में आ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को पहुँचा दीजिए भाई बाकियों तक भी। डेली शाम को 7 बजे हम यहाँ पर आपसे मिलते हैं। चौथा सवाल आपसे क्या पूछा है भाई, चौथे क्वेश्चन में ये कहते हैं कि 80% से अधिक कोशिका या सेल में पाया जाने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है। हवा दे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, पोटेशियम लिखा है, और जल लिखा है। जब भी हम सेल को लेकर के बात करते हैं, तो जब एक मानव शरीर को लेकर के बात करो आप, या मानव शरीर की जो आधारभूत इकाई होती है, एक जो बेसिक यूनिट, क्या बोल देते हो आप इसे, एक जो बेसिक यूनिट है, आप ऐसे लिखिएगा, एक जो बेसिक यूनिट है आपका वो कोशिका ही होता है, या कोशिका होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोशिका या सेल आप इसे कह देते हो। ऐसे में उसमें पाया जाने वाला 80% से अधिक जो आपका जो पदार्थ है वो होता है वाटर, वो होता है जल, ठीक है, जिसका जो रासायनिक फार्मूला है आप H2O करके लिख देते हो।
उम्मीद करते हैं कि चारों क्वेश्चन अभी तक आपने सही किए होंगे। 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या है भाई? अच्छा, जो 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन्होंने, ये कहते हैं कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? आप अपने चित्र में भी बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। सवाल है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट लिखा है इन्होंने इस ऑप्शन में, एक लिखा है क्रोमोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया करके है, और या फिर बोला है इनमें से कोई नहीं। आपको मैं बता दूं, आप बहुत अच्छी तरीके से इस चित्र को देखेंगे तो ये जो चित्र है आपका, ये कोशिका का पावर हाउस, बिल्कुल सही। काफ़ी बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। तो कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से सी आएगा। और ये जो चित्र आप देख पा रहे हो इस समय, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का ही है, जिसे हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कह देते हैं। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 6th क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई आपसे? 6ठे क्वेश्चन में कहते हैं कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े, नहीं कितने जोड़े हैं, ये टाइप में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पसलियों, रिब्स करके आप जिन्हें बोल देते हो, उनके कितने जोड़े पाए जाते हैं? 10 जोड़े हैं लिखा है, 8 है, 14 या फिर 12 जोड़े देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम ह्यूमन बॉडी को लेकर के बात करें, आप यहाँ पर भी देखिएगा, जो पसली आपके देखने को मिल रही है ऐसे में, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसी में 12 जोड़ी आपको मिलेगी, और 12 इधर भी मिलेगी, 12 इधर भी मिलेगी। टोटल ये कितने होते हैं आपके? 12 गुणे 2 इज इक्वल टू, इनकी जो संख्या है वो 24। तो 12 जोड़ी जो रिब्स होती हैं, जो पसलियां हैं, वो कितने जोड़े में पाई जाती हैं? वो उनकी संख्या 12 होगी। करेक्ट आंसर डी आएगा। 7वें सवाल की तरफ चलते हैं। क्या पूछा भाई इसमें? ये आपसे कहते हैं यहाँ पर कि नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? कि नाखून ताकतवर होते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें से रक्त संचरण होता है, या नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें से रक्त संचरण नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं यहाँ पर भाई कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता, आंसर देना शुरू कर दिए हैं आप लोग, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं कि क्या रीज़न है कि नाखून काटते समय दर्द वो नहीं करता है, तो जो नाखून है वो डेड सेल्स, ध्यान दीजिएगा, वो डेड सेल्स से बने होते हैं या मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें कि रक्त का संचरण यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लड का सर्कुलेशन, कोई चीज़, नसें अगर हमारी कटती हैं ऐसे में जो भी है, तो सर्कुलेशन हो रहा होता है, वो बाधित होता है, ऐसे में हमें दर्द होता है। तो जहाँ रक्त परिसंचरण नहीं होगा वहाँ पर कोई दर्द नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे में यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा भाई वो आपका वो बी आएगा। चलते हैं एक 8वें सवाल की तरफ। आपसे ये क्या कहते हैं इसमें? इन्होंने कहा कि हाथ पैर की गति व शरीर गमन किन पेशियों के कारण होता है? मतलब शरीर का जो हिलना डुलना है आपका, या हाथ पैर की जो गति होती है, आप एक बहुत ही बढ़िया सा चित्र देख पा रहे होंगे हाथ का, कि इसमें हेड क्या है आपका, बॉडी क्या होती है, इसमें बेस क्या है। तो इन्होंने कहा कि कौन सी पेशियां होती हैं जिनके कारण ये गमन देखने को मिलता है। तो देखिए, होता ये है, हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां मुख्यतः होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं और कुछ ऐच्छिक पेशियां होती हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर आरेखित और रेखित में, तो रेखित पेशियों को ही हम क्या बोल देते हैं? ऐच्छिक पेशियां भी कह देते हैं। और ऐसे में ये हाथ पैर की गति को लेकर के बात की जाए, शरीर के गमन को लेकर के बात की जाए, तो इन सभी के लिए जो जिम्मेदार हैं वो हैं रेखित या फिर ऐच्छिक पेशियां। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शाम को 7 बजे हम प्रतिदिन यहाँ पर मिलते हैं। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसका भी आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में दिया करिएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे 9 नंबर में क्या पूछा है कि कलाई की हड्डियों को किन नाम से जाना जाता है। अगर मैं कलाई की हड्डियों को लेकर के बात करूँ तो यहाँ पर तो चलो भाई सब दिखा दिया है, खोपड़ी भी दिखा दिया है नहीं, रिब्स वगैरह भी हैं, पसलियाँ भी दिखा दिया है, मेरुरज्जु भी दिखा दिया है। ऐसे में जो पैर है आपका वो भी एक जो क्या बोलते हैं, जहाँ से आप एक जॉइंट बोलते हो जो है पैर के, उसमें वो भी दिखा दिया है, और एक आपकी हाथ को भी इन्होंने दिखा दिया है ऐसे में। तो कॉन्ड्रेन करके है, कॉन्ड्रेन है एग्जैक्टली ये, न्यूरॉन्स करके है, मेटाकॉर्पल्स या फिर इनेमल। आपको मैं बता दूं, इन ऑप्शंस की हम जब बात करते हैं तो आपका आंसर आना शुरू हो गया है। इनेमल क्या होता है? दांत का सबसे कठोर भाग होता है। जो दांतों का सबसे कठोर भाग है उसे हम इनेमल कह देते हैं।
और जब हम मेटाकॉर्पल्स की बात करते हैं, कलाई की अस्थियों को, यहाँ पे ये जो दोस्त कलाई की अस्थियाँ होती हैं ये मेटाकॉर्पल्स कहलाती हैं। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर आंसर दिया है सी, उनका एकदम से करेक्ट है। चलते हैं एक और सवाल पर, और अंतिम सवाल पर अपने इन्होंने इसमें पूछा है, ध्यान दीजिएगा। वापस आओ भाई, कहाँ चले गए। तो 10 नंबर में एक आप क्या कहते हैं, आपसे कहते हैं कि अस्थि और दांत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होती है। पोटेशियम और कैल्शियम की, कैल्शियम और फास्फोरस की बोला है इन्होंने, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की बोला है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब जब हम बात करते हैं दांतों के निर्माण को लेकर के, अस्थि को निर्माण को लेकर के, तो आप कहते हो कि तो आप सूर्य का प्रकाश ले रहे होते हो। और कैल्शियम, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैल्शियम फास्फोरस, दो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर बी आंसर किया है उनका एकदम से सही है। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। अब यहाँ पर आज का सेशन दोस्तों ख़त्म होता है, लेकिन आज के लिए जो सवाल है वो आप जाने जाइए यहाँ से। आज के लिए जब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जब हम बात करते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ बालक की बात करो यार, है जो छोटा बालक होता है, मैं मतलब बालक में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं, अस्थियों की संख्या कितनी होती है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आउट ऑफ 10 आपने कितना कुछ सही किया है वो भी हमें आप ज़रूर बताइए। एक और 10 के दम में वीडियो में हम आपसे कल शाम को 7 बजे मिलेंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो बाकियों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइएगा। सब्सक्राइब करिए इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को, और अधिक वीडियोज़ के लिए आप टेलीग्राम चैनल हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्टडी नाम के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक बार फिर से एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।